गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी लोगों के सामने क्लास 10th का हमारा सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग इसी टॉपिक को हम लोग यानी इस चैप्टर के आगे के टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक जो है वो है एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम। मतलब ये कि आखिर बेल्जियम ने अपने यहाँ की जो सामाजिक तौर पर और क्षेत्रीय तौर पर सांस्कृतिक तौर पर जो भिन्नताएं जो थी आखिर बेल्जियम ने उसको कैसे एकोमोडेट किया। तो देखिए बात ऐसा है कि बेल्जियम ने जो है क्या किया कि बेल्जियम के जो लीडर्स जो थे ना उन्हें इस बात का समझ था कि अगर हमें अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है यानी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, फॉर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वी मस्ट रेस्पेक्ट द डाइवर्सिटी। यानी उन लोगों ने ये समझ रखा था कि भाई अगर हमें अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है तो हमें अपने यहाँ के सामाजिक विभिन्नता जो है ना और जो साथ ही साथ जो क्षेत्रीय विभिन्नता जो है इसको हमें क्या करना होगा, इसे हमें एकोमोडेट करना जरूरी है। अगर हम एकोमोडेट नहीं करेंगे तो श्रीलंका के जैसा हाल हमारा भी हो जाएगा, यानी ये भी कंट्री जो होगी वो क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। किसके आधार पर, तो भाषा के आधार पर। तो द बेल्जियन लीडर्स ट्राइड टू accommodate the social diversities, tried to accommodate the linguistic diversities, the linguistic groups। अब आप सोचेंगे सोशल डाइवर्सिटी का मतलब तो समझ में आया कि सामाजिक विभिन्नता। ये लिंग्विस्टिक ग्रुप्स क्या है? लिंग्विस्टिक ग्रुप्स का मतलब होता है भाषा के आधार पर जो समूह जो होता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स कहते हैं। तो बेल्जियम ने क्या किया कि अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए बेल्जियम के लीडर्स ने जो है 1970 से लेकर 1993 तक, ध्यान दीजिएगा 1970 से 1993 तक बेल्जियन लीडर्स ने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का काम किया। यानी वर्ष 1970 से 1993 के बीच में जो है बेल्जियम के संविधान में जो है करीबन 4 बार बदलाव हुए, 4 टाइम्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट इसलिए किया गया ताकि देश की जो है यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखा जाए, देश को जो है सिविल वॉर की तरफ नहीं झोंका जाए, सभी लोगों का सम्मान हो, सबका जो है बराबर आदर हो। ठीक है, सबको जो है बराबर का अवसर मिले। तो इसीलिए बेल्जियम के नेताओं ने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया। और देखिए ये अमेंडमेंट जो किया गया, आपको अभी मैंने क्या बताया कि देखिए 1970 से 1993 तक बेल्जियम में जो है क्या हुआ, इन वर्षों में जो संविधान में संशोधन किया गया, करीबन 4 बार संशोधन किए गए। अब जरा याद करने के लिए एक ट्रिक याद कर लीजिए कि 1972 टू 1993 क्या आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया बेल्जियम में, कितनी बार, तो 4 बार। और 4 जो है आपको प्रिंसिपल्स जो है वो अडॉप्ट किए गए। 4 मापदंडों को जो है बेल्जियम की सरकार ने अपनाया। तो 4 आपको बार अमेंडमेंट और 4 प्रिंसिपल्स को अपनाया गया। तो ये 4 प्रिंसिपल्स को हम लोग जानते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल यानी फर्स्ट, पहला क्या था कि देखिए बेल्जियम गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी ना, उस सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स जो होंगे ना वो फ्रेंच भाषी और डच भाषी के लोगों की संख्या जो होगी वो बराबर होगी। मीन्स दैट कि देयर विल बी इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ whom, of the French and the Dutch speaking people in the parliament, so that no any single government, no any single community, no any single linguistic groups can dominate over other। यानी इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात लाई गई कि भाई केंद्र सरकार की जो सरकार जो होगी उसमें जो है दोनों पक्ष के लोगों की जो है बराबर हिस्सेदारी होगी, यानी सीट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। और साथ ही साथ किसी भी प्रकार का अगर कोई फैसला अगर लेना है, अगर किसी प्रकार का कुछ अगर खास कानून बनाना है तो इस खास कानून में जो है ना दोनों जो है ना कम्युनिटी का बहुमत होना जरूरी है। तो इससे क्या हुआ कि कोई भी तरीके का इस तरीके का कानून नहीं बन सकता जिससे कि किसी एक जो है भाषा के व्यक्तियों के ऊपर जो है वो दमन हो, यानी सभी का सम्मान रहेगा। ये तो था आपका फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा ये था कि बेल्जियम ने क्या किया, पावर को शेयर किया। यानी
अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सिर्फ पावर नहीं रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने कुछ पावर्स जो है ना वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। राज्य सरकारों को कुछ ताकतें दे दी गई। राज्य सरकार अब क्या करेंगे, वो केंद्र के आगे अधीन नहीं है, उनके आगे अब उनको बेगिंग नहीं करना है किसी खास पावर्स के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब उन्हें जो है खुद से जो है आपको पावर्स उन्हें दे दिया कि आप खुद से फैसले लीजिए, जो कि पहले ऐसा नहीं था। तो यहां पर आपने देखा पावर शेयर हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर को शेयर कर दिया ना, कहां, स्टेट गवर्नमेंट को। तीसरी बात पर आते हैं। तीसरा ये फैसला लिया गया कि ब्रुसेल जो है राजधानी, जहां जो कि जड़ था इस कॉन्फ्लिक्ट का, ब्रुसेल बेल्जियम की जो राजधानी, जो कि आपको जो है रूट कॉज था, ये टोटल जो भी आपको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो था इसका रूट कॉज क्या था, ब्रुसेल। क्योंकि ब्रुसेल में कौन ज्यादा थे, फ्रेंच भाषी के लोग, और इन्हें ही सबसे ज्यादा लाभ भी मिल रहा था, यही सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरस भी हो रहे थे, जो कि डच स्पीकिंग पीपल्स को अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई हमारी संख्या देश में ज्यादा है फिर भी हम प्रॉस्पेरस नहीं है, फिर भी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, फिर भी हमें जो है सबसे पहले स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। तो ब्रुसेल को लेकर ही सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। तो ब्रुसेल में क्या किया गया, ब्रुसेल में जो है ना आपको एक जो है अलग जो है गवर्नमेंट जो है वो बनाया गया। ब्रुसेल में भी एक अलग गवर्नमेंट होगा, और ये गवर्नमेंट क्या होगा, यहां पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर दिया गया। फ्रेंच और डच स्पीकिंग पीपल्स का जो है यहां पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, ताकि यूनिलैटरली यानी कोई सिंगल जो है ना आपको लिंग्विस्टिक ग्रुप्स जो है वो किसी तरीके का कोई फैसला न ले पाए। तो अब देखिए यहां पर अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भाई ये गलत हुआ, फ्रांस में जो है फ्रेंच भाषी जो लोग जो थे वो आपको सबसे ज्यादा थे, कहां, ब्रुसेल में, तो आपको उनको सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए था। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आपको यहां पर जो है सैक्रिफाइस जो है वो किया डच ने, जबकि डच वालों की संख्या ज्यादा थी तब पर भी वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन पर आ गए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना ना दोनों के बीच में सीट के शेयरिंग को लेकर। डच ने उस समय डच भी कह सकता था कि हमारी संख्या देश में ज्यादा है तो हमें ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। तो वहां डच ने सैक्रिफाइस किया सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो ब्रुसेल में क्या, फ्रेंच भाषी के लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो यहां पर भी ब्रुसेल में क्या किया गया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात लाई गई। ठीक है, तो यहां पर तीसरा कदम क्या किया गया कि ब्रुसेल में एक अलग सरकार का गठन किया गया और इसमें जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशंस की बात लाई गई। चौथा जो स्टेप जो लिया गया वो ये था कि एक कम्युनिटी गवर्नमेंट, एक अलग स्तर की सरकार का निर्माण किया गया, और ये अलग स्तर की सरकार जो है वो कम्युनिटी गवर्नमेंट इसे नाम दिया गया, यानी सामुदायिक सरकार, हर समुदाय के लोगों के लिए सरकार ये है। तो ये क्या है, ये जो सरकार जो होगी वो फ्रेंच भाषी के लिए लोग कम्युनिटी के लोगों के लिए होगी, डच कम्युनिटी के लिए लोगों के लिए होगी, और जर्मन जो है कम्युनिटी के लोगों के लिए होगी। ठीक है, तो इन तीनों कम्युनिटी, जर्मन जो कि आप 1% में थे, तो इन तीनों कम्युनिटी के लोगों के लिए अब क्या हो रहा है, एक अलग जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया जा रहा है। और कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करेगा, कम्युनिटी गवर्नमेंट जो होगा वो आपको शिक्षा, एजुकेशन, साथ ही साथ एजुकेशन के बाद आपको जो है ये आपको कम्युनिटी गवर्नमेंट जो होगी उनके कल्चर, उनके लैंग्वेजेस के रिगार्डिंग जो है ना वो फैसले लेगी। यानी एजुकेशन, कल्चर और लैंग्वेज के हितों को देखते हुए, यानी इन तीनों चीजों पर ही जो है वो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करेगी, वो फैसले ले सकती है। यानी हर समुदाय का अपना एक क्या कर दिया गया, एक सरकार बना दी गई, सामुदायिक सरकार, जो कि अपने समुदाय के लोगों के शिक्षा, साथ ही साथ संस्कृति, भाषा के ऊपर जो है वो ध्यान देगी, उनकी बातों को सुनेगी। ठीक है, तो यहां पर जो इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का जो चुनाव जो होगा वो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों के द्वारा किया जाएगा। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है ना, इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का चुनाव कौन करेगा, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही करेंगे। फ्रेंच जो है भाषी के लोग जो है वो अपने अलग कम्युनिटी, डच कम्युनिटी के जो लोग होंगे उनका अपना अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा, जर्मन स्पीकिंग भाषा के जो लोग होंगे उनका अलग कम्युनिटी होगा।
ठीक है। तो इस तरीके से ये कम्युनिटी गवर्नमेंट जो होगा लोगों के द्वारा चुना जाएगा। इसमें कोई ये दिक्कत नहीं है कि वो देश के किसी भी कोने में क्यों ना रहे, वो वोट करके अपने कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना आपको टोटल 4 जो है वो प्रिंसिपल्स मेजर्स अपनाए गए बेल्जियम के जो गवर्नमेंट के द्वारा, बेल्जियम लीडर्स ने जो है संविधान में बदलाव कर कर ये सुनिश्चित कर दिया कि भाई यहाँ पर सभी लोगों को बराबर का अधिकार दिया जाएगा, किसी के साथ कोई भी अमानवीय व्यवहार नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप जरा देखिए कि ये जो बेल्जियम का जो अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो किया गया, ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लचीला लग रहा होगा, यानी कहने का मतलब है कि जटिल लग रहा होगा, ठीक है। तो बेल्जियम का जो है ये आपको जो नियम जो है ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जटिल है, वहां के खुद के लोगों के लिए ही, ठीक है। इस तरीके के जो रूल्स और रेगुलेशंस जो बनाए गए, लेकिन ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो लोगों के वेलफेयर के लिए बनाए गए, लोगों को जो है बराबरी का अधिकार देने के लिए बनाया गया, पावर को यहां शेयर किया गया। जबकि दूसरी ओर श्रीलंका ने क्या किया, देखिए दोनों बेल्जियम और श्रीलंका दोनों ही लोकतांत्रिक देश थे, लेकिन श्रीलंका ने जो है मेजॉरिटेरियनिज्म पॉलिसी को अपनाया और इस पॉलिसी के तहत जो है ना उसने डोमिनेट किया माइनॉरिटी के ऊपर, उसने जो है माइनॉरिटीज का रिस्पेक्ट नहीं किया, उनका डिसरिगार्ड किया, ठीक है। और यहां पर बेल्जियम ने क्या किया, मेजॉरिटी में होते हुए भी डच ने किसका सम्मान किया, फ्रेंच भाषी का सम्मान किया। फ्रेंच भाषी के लोगों ने किसका सम्मान किया, डच भाषी के लोगों का सम्मान किया। तो इन लोगों ने क्या किया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है ना रिड्यूस कर दिया गया और आज तक अभी तक ऐसे ही बेल्जियम जो वो चल भी रहा है, किसी तरीके की कोई दिक्कतें नहीं हुई। जब बहुत सारे यूरोपियन देश जो है ना वो जब आपको जो यूरोपियन यूनियन जब बनाए, यानी बहुत सारे जब यूरोपियन कंट्रीज जो है वो जब आपस में मिले और एक यूरोपियन संघ बनाए, तो उन्होंने बेल्जियम को ही जो है की राजधानी ब्रुसेल को ही जो है अपना हेडक्वार्टर बनाया। तो यही अंतर है, एक ने पावर शेयर किया तो उसने अपने देश के लोगों की जो है जान की रक्षा की, ठीक है, उसने अपने देश के जो है लोगों के हितों का ध्यान रखा, और एक ने जो है पावर शेयर नहीं किया तो उसने अपने देश को क्या किया, गृह युद्ध सिविल वॉर की तरफ झोंक दिया। तो आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग नेक्स्ट अपडेट्स जरूर दूंगा। और अब अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। सिर्फ सब्सक्राइब ही नहीं, कम से कम किसी जरूरतमंद को जरूर शेयर भी कीजिए ताकि वो भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। थैंक यू।